नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दर्द। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीदी, जीजाजी कहाँ हैं? फ़ोन भी ऑफ कर रखा है। बिजी होंगे किसी मीटिंग में। तुम बैठो तो सही, क्या लोगे? जीजाजी के साथ ही बैठूंगा अब दीदी। माँ ने जीजाजी के लिए ये कुछ चीज़ें भेजी हैं। अच्छा, मैं आता हूँ अभी, कहकर साहिल अपनी बड़ी बहन सरिता, जो एक बड़े मंत्री की पत्नी थी, को बैग पकड़ाकर विशालकाय कोठी से बाहर निकल गया। सरिता ने उत्साह से बैग खोलकर माँ की भेजी हुई चीज़ों पर नज़र डाली। सब चीज़ें उसके पति रवि की पसंद की थीं। उसकी खुद की पसंद की एक भी चीज़ नहीं थी। माँ ने सब कुछ अपने मंत्री दामाद के लिए भेजा था, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं। अजीब सा मन हुआ सरिता का। ठंडी सांस लेते हुए बैग एक किनारे रख वहीं सोफे पर बैठकर रवि के पीए को फ़ोन मिलाया तो उसने रवि को बता दिया। हाँ बोलो सरिता, क्या हुआ? रवि ने पूछा। बस यही याद दिलाना था कि कल दीक्षा के स्कूल जाना है, कोई प्रोग्राम मत रखना। और हाँ, साहिल भी आया है। हाँ, चलेंगे कल। अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, कहकर रवि ने फ़ोन रख दिया। बेटी दीक्षा के स्कूल का वार्षिकोत्सव है कल, रवि को याद दिला दिया। वे चलेंगे, यह बड़ी बात है। नहीं तो रवि इतने व्यस्त रहते हैं कि सरिता ने उनसे कोई उम्मीद रखनी छोड़ ही चुकी है। पता नहीं कल कैसे समय निकाल पाएंगे। हो सकता है दीक्षा की लगातार जिद का असर हो। वैसे तो उसे आजकल यही लगता है कि कहने के लिए उसके पास सब कुछ है, पर हकीकत में नहीं है। सरिता के सारे रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, पड़ोसी, सबके लिए वह बस राज्य सरकार के एक मंत्री की पत्नी है। वह तरसती रहती है कि काश किसी के दिल में उसके लिए, सरिता के लिए कोई स्थान हो। वह हर तरफ से रवि से काम निकलवाने वाले लोगों से घिरी रहती है। उसके अपने मायके वाले बस रवि की ही जीवन शैली पर अधिकार में रुचि रखते हैं। उसकी तथाकथित दोस्त, परिचित सिर्फ रवि की ही बात करना पसंद करते हैं। उसके युवा बच्चे दीक्षा और दक्ष भी पिता के पद के अहंकार में डूबे माँ की ममता को व्यर्थ की चीज़ समझते हैं। वह जब भी अपने बच्चों से उनके स्कूल दोस्तों की बातें करना चाहती है तो बच्चों के अहम और दर्द भरे स्वर से उसे लगता ही नहीं कि वह अपने बच्चों से बात कर रही है। लगता है किसी मंत्री के घमंडी बच्चों से बात कर रही है। आजकल वह ज़्यादातर चुप ही रहती है। किससे बात करे और क्या बात करे? सबकी तो उसके मंत्री पति में ही रुचि है। उसका अपना तो कहीं कोई है ही नहीं। वह अपने विचारों में गुम थी। रवि और साहिल अंदर आते दिखे। साहिल ने आते हुए कहा, देखो दीदी, जीजाजी को ज़बरदस्ती पकड़कर ले आया हूँ। अब साथ में लंच करेंगे। आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी रवि मुस्कुराते हुए बोले, देख लो सरिता, तुम्हारा भाई मुझे ऑफिस से ज़बरदस्ती उठा लाया है। बोला आपसे मिलने ही तो आया हूँ। हाँ जीजाजी, मैं आपसे ही मिलने आया था। दीदी का क्या है, उनसे तो कभी भी मिल सकते हैं। दीदी अब लंच लगवा दो। रवि जब तक फ्रेश होकर आई, खाना लग चुका था। तीनों खाने बैठे तो साहिल ने कहा, जीजाजी
मैं आज ही वापस चला जाऊंगा। बस आप याद रखना, आपको मेरे दोस्त का काम करवाना ही पड़ेगा। सरिता ने पूछा, कौन सा काम साहिल? आप रहने दो दीदी, यह जीजा जी के बस का ही है। मैंने उन्हें रास्ते में समझा दिया है सब। रवि मुस्कुराते हुए खाना खाते रहे। थोड़ी देर में बच्चे भी आ गए। वे भी खाना खाकर सबके साथ बैठ गए। दीक्षा अगले दिन होने वाले स्कूल के प्रोग्राम के बारे में उत्साह से बताने लगी। कल मेरे दोस्त भी तो देखें, मेरे डैड क्या चीज़ है। एक मंत्री के जलवे, मेरी टीचर्स भी तो देखें। दीक्षा खिलखिला रही थी। दक्ष भी साहिल से बातों में व्यस्त था। सरिता चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। साहिल ने कहा, जीजा जी आपके लिए माँ ने कुछ चीज़ें भेजी हैं, ज़रूर खाना। अभी कुछ दिन पहले तक ऊंची जातियों के जो साथी बच्चों से कन्नी सी काटते थे, रवि के मंत्री बनते ही उनसे दोस्ती बढ़ाने लगे थे। अच्छा, उन्हें मेरा धन्यवाद कहना। रवि की आकर्षक हंसी को निहारती रह गई सरिता कि रवि का संपूर्ण व्यक्तित्व कितना आकर्षक व प्रभावशाली है। हालांकि उनमें थोड़ा सा गांव का टच आता है, पर फिर भी कीमती कपड़ों में वह छिप जाता है। कितनी मेहनत से पहुँचे हैं यहाँ तक, और अब जब जीवन में हर सुख सुविधा है तो उसे क्यों लगता है उसके पास कुछ नहीं है। उससे तो अच्छी वह तब थी जब छोटे से घर में रहती थी और रवि उसके चारों ओर मंडराते थे। उसने अपनी सोच को झटक दिया। रवि उठ खड़े हुए थे। सरिता आने में देर होगी, डिनर शायद घर ना करूं। उनके उठते ही साहिल भी जाने के लिए खड़ा हो गया तो सरिता बोल पड़ी, साहिल तुम तो रुको, तुम तो बैठे ही नहीं मेरे पास। नहीं दीदी, मैं भी निकलता हूँ, कह वह रवि के साथ ही निकल गया। बच्चे अपने अपने रूम में चले गए। वह अकेली खड़ी रह गई। फिर वह भी अपने बेडरूम में चली गई। अगले दिन दीक्षा रवि और सरिता के साथ उसके स्कूल पहुंची। स्कूल के गेट पर ही रवि का भव्य स्वागत हुआ। सरिता भी मुस्कुराकर सबके अभिवादन का जवाब देती रही। ऐसे में उसे हमेशा महसूस होता था जैसे वह कोई मशीन है या कठपुतली है अथवा रोबोट है। मन में कोई उमंग नहीं, बस सब रवि को घेरने की कोशिश करते रहते थे और वह सजी धजी अपनी नकली मुस्कुराहट बिखेरती उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करती रह जाती थी। स्कूल में पता नहीं कितने बच्चों ने, कितनी टीचर्स ने रवि के साथ फोटो खिंचवाई। वह सब उनके आसपास पहुंचने की कोशिश करते रहे। रवि का सुरक्षा घेरा आज रवि के कहने पर कुछ दूरी पर ही रहा। समारोह में आने के लिए उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद कहा गया। प्रोग्राम खत्म होने पर सरिता रोबोट की तरह उनके साथ चलती घर आ गई। घर आकर देखा रवि की 2 चचेरी बहनें आई हुई थीं। सरिता उनकी आवभगत में व्यस्त हो गई। बड़े मंत्री की पत्नी बनना भी कांटों का ताज पहनना है, यह वह भली भांति समझ गई थी। पर कुशल पत्नी की भांति वह बिना मीन मेख निकाले जानबूझकर भी मक्खी निगल लेती थी। दिन रात के मेहमानों ने उसकी नाक में दम कर रखा था। पहले भी लोग आते थे, पर कम और उनके अपने स्तर के। अब तरह तरह के लोग आते जाते थे। कभी कोई आत्मीय इंटरव्यू के लिए चला आ रहा है तो कभी कोई अपना ट्रांसफ़र रुकवाने। कभी कभी उसके जी में आता सबको निकाल बाहर करे। पर भारतीय नारी, और वह भी जिसके पुरखों ने कभी ऐश नहीं देखी हो,
कभी ऐसा दुस्साहस कर सकती है। खूब हंस हंस कर वह मेहमानों की आवभगत करती रहती है। दोनों बहनें रेखा और मंजू अपनी ससुराल के किसी रिश्तेदार की फैक्ट्री लगाने में आई अड़चनें दूर करवाने की बात कर रही थीं। रवि ने उनकी बात सुनकर मदद करने का आश्वासन दिया। रेखा और मंजू बहुत दिनों बाद आई थीं। सरिता ने सोचा आज कुछ देर बैठकर उनसे बातें करेगी, पर रवि के उठते ही वे दोनों भी जल्दी जल्दी चाय समाप्त कर रवि के साथ ही निकलने के लिए उठ खड़ी हुईं। उन्हें भी सिर्फ रवि से ही मतलब था। सरिता का दिल फिर डूब गया। उसे लगने लगा उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है जो कुछ उसकी सुने, कुछ अपनी कहे। किसी आम औरत की तरह वह पास पड़ोस में बैठकर गप्पे नहीं मार सकती थी। एक बार किटी पार्टी ज्वाइन की तो वहाँ भी हर सदस्य किसी न किसी काम की सिफारिश करता रहा, तो सरिता ने वहाँ जाना भी बंद कर दिया। किसी समाज सेवा संस्था से जुड़ना चाहा तो वहाँ भी रवि की पुकार होती रहती। अब सरिता ने धीरे धीरे सब जगह जाना छोड़ दिया था। मंत्री की पत्नी होने के सुख दुख पर वह मन ही मन गौर करती और किसी से शेयर न कर पाने की स्थिति में मन ही मन अकेलेपन से घिरी रहती। कभी दिन ब दिन व्यस्त होते रवि से मिले, कभी कभार कुछ अंतरंग पल उसकी झोली में आ गिरते तो वह कई दिनों तक उसे सहेजे रहती। एक दिन जब उसके बचपन की प्रिय सखी का फोन आया कि वह किसी काम से लखनऊ आ रही है तो सरिता खिल उठी। सुरभि ने छेड़ा, मंत्री की पत्नी बनकर मिलेगी या सहेली बनकर? हंस पड़ी सरिता, तू आकर खुद ही देख लेना। सुरभि आई तो सरिता के ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। सरिता के गले लगते हुए बोली, वाह, कभी सोचा था ऐसा वैभव देखेगी? चल पूरा घर दिखा पहले। घर था तो सरकारी बंगला। रवि के कहने पर कई ठेकेदारों ने मुफ्त में उसका काया पलट कर दिया था। वह देखती रह गई कि कैसे 2 महीनों में रात दिन लगाकर खंडर को महल बना दिया गया। बाहर काले ग्रेमिट पर खुदा था, रवि कुमार मंत्री, राज्य सरकार। सरिता ने उसे पूरा घर दिखाया। सुरभि ने खुले दिल से खोटी की भव्यता की प्रशंसा की। सुरभि किसी विवाह में शामिल होने आई थी और सीधी सरिता के पास ही आ गई थी। सुरभि और सरिता का बचपन रुड़की में एक ही गली में आमने सामने के घरों में बीता था। दोनों के पिताओं के पास पैसा नहीं था, छोटी छोटी नौकरियां ही तो करते थे। सुरभि फ्रेश होने चली गई तो सरिता को बीते समय की बहुत सी बातें याद आने लगीं। सरिता और सुरभि की कॉलेज की पढ़ाई भी साथ हुई थी। उसी कॉलेज में रवि उसे पसंद आ गया था। उसके पिता भी साधारण थे, पर पिता और पुत्र दोनों राजनीति में सक्रिय थे। सरिता और दोनों का साधारण सा विवाह हो गया था। स्टूडेंट राजनीति से शुरू कर मेन राजनीति में अपनी पकड़ बनाते चले गए थे रवि। पिछड़े वर्ग का होने के कारण हर पार्टी को उनकी ज़रूरत थी। वे मेधावी भी थे। एक मंत्री की पत्नी बनकर वह कभी गर्व से इतराती तो कभी अकेलेपन में अकुलाती। पति की व्यस्त दिनचर्या, नपी तुली बातचीत और संतुलित व्यवहार के साथ खुद को परिवेश में डालने की कोशिश में जीवन बीतता चला गया था। सुरभि सरिता के ऐशो आराम पर मुग्ध थी। सुरभि का पति एक ऊंची जाति का था। MBA में सुरभि से मिला था।
सरिता, जो बहुत कुछ बांटना चाहती थी, अपनी बाल सखी से कुछ भी नहीं कह पाई। सुरभि खूब उत्साह से उसकी घर गृहस्थी की तारीफ करने में ही व्यस्त रही। खाने की टेबल पर शानदार लंच देखकर नौकरों को इधर से उधर काम करते देख सुरभि ने चहकते हुए खाना शुरू किया। बोली, सरिता, इतना वैभव, ऐशो आराम का हर साधन, योग्य पति, बच्चे, वाह, सब कुछ है ना आज तेरे पास। सरिता ने फीकी सी हंसी हंसते हुए मन ही मन कहा कि हाँ, सब कुछ है, पर कुछ नहीं। सुरभि ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, सरिता, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। साधारण घरों में बड़े हुए हम लोगों को प्यार चाहिए। यह वैभव पैसा कचोटता है। मयंक के पास पैसा भी है और ऊंची जाति होने का गरूर भी। मैं भी कमाती हूँ, पर वह खुशी नहीं मिलती। मयंक ने कितनी बार कहा कि तुमसे कहकर कोई काम करा दूँ, पैसा भी मिल जाएगा, पर मैं जानती हूँ कि तुझे प्यारी सहेली चाहिए, पैसा नहीं। इतने साल में इसीलिए आने से कतराती रही कि न जाने तू कहीं बदल नहीं गई हो। पर उस दिन स्कूल में हुए कार्यक्रम की रिपोर्ट टीवी में देखी तो तेरे चेहरे की बनावटी मुस्कान के पीछे का दर्द मैं देख सकती थी। अब तो तू भंवर जाल में फंस चुकी है, खुश रहे। सरिता ने कहा, तू सही कहती है सुरभि, इसी दर्द के साथ जीना पड़ेगा, वरना न वे बच्चे साथ रहेंगे, न भाई, न माँ बाप। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।